आपको पूरा उसमें क्लियर करना है कि ये आइटम एग्जीक्यूट नहीं हुआ तो क्यों हुआ। हाँ बराबर है। अगर एग्जीक्यूट नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, और उसमें जो क्वांटिटी बचा हुआ है, ठीक है, उसको अगर आपने यूटिलाइज किया है, अगर वो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को लगता है, या ऐसे मतलब पेमेंट का तो लास्ट अथॉरिटी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की, अगर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को लगता है कि ये जस्टिफाइड है तो उसको सर्टिफाई करता है और उसको हमको मानना है। हाँ, but in general every condition that they certify these cases that the bill is within the limit of the estimate after not executing 3 or 4 items, right, and we have to make the payment as it is within the estimate limit. I got your point कि ये टेंडर का कॉस्ट 10 लाख है, 10 लाख में काम खत्म हो गया है, बराबर है। yes, उसमें उसमें 3-4 आइटम नहीं भी एग्जीक्यूट किए हुए हैं, सेविंग्स दिखता है, और या पार्शियली एग्जीक्यूट किए हैं, बट अमाउंट आपको 10 लाख तक चला गया। हाँ बराबर है, बराबर है। वो एक्सेस सेविंग ही बनाते हैं, they prepare excess and saving statement, correct, but finally they don't execute 3 or 4 statement, or there are more expenditure on remaining items. मैं समझ गया आपकी बात को। देखिए वहां पे दो चीज है, मैं समझ गया आपकी बात को। अभी देखिए आपका जो डाउट है वो 2 वजह से है, ओके। एक रीजन है जिसमें कि 3-4 आइटम उन्होंने एग्जीक्यूट नहीं किया, करेक्ट, बराबर है। दूसरा है कि जैसे मान लीजिए कि 10 आइटम टेंडर में है, तो उसमें 3 आइटम उन्होंने एग्जीक्यूट नहीं करा, ठीक है, और 7 आइटम एग्जीक्यूट किया, उसमें 2-3 आइटम में उन्होंने एक्सेस क्वांटिटी एग्जीक्यूट किया, करेक्ट, और उस एक्सेस क्वांटिटी की वजह से जो एक्सपेंडिचर 10 लाख का होने का था वो 10 लाख तक चला गया, राइट, बराबर है सर, यही आपका डाउट है ना, बराबर। तो इस केस में एक चीज आता है, पीडब्ल्यूडी और इरिगेशन में क्लॉज 38, ठीक है, क्लॉज 38 का प्रोविजन है। क्लॉज 38 में ऐसा प्रोविजन है कि अगर किसी आइटम में 5000 से ज्यादा या 125% से ज्यादा का क्वांटिटी एग्जीक्यूट हो गया है, ठीक है, तो उसको प्रॉपर अथॉरिटी से आपको सैंक्शन लेना है। हाँ, अगर वो सैंक्शन ले लिया तो फिर कोई बात नहीं, अगर सैंक्शन नहीं लिया, जनरली छोटे काम में ये लोग लेते नहीं है, ये भी फैक्ट है, तो उस केस में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने जेन्युइन रीजन वहां पे नोट करना है, या उस सब डिवीजन ने जो भी रीजन दिया है उसको वैलिडेट करना है, उसको सही करना है कि हाँ ये रीजन करेक्ट है और इसकी वजह से ये एक्सेस ये क्वांटिटी का एक्सेस चलता है। मतलब 10 टेंडर के ऊपर अगर पेमेंट नहीं है तो बहुत ज्यादा परेशानी नहीं है, बट ये एक्सेस सेविंग का रीजन देना मस्ट, डिटेल्ड रीजन, ऐसा नहीं कि कुछ भी रीजन दे दिया वो चलेगा। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इज द फाइनल अथॉरिटी, ठीक है। Yes sir, they actually giving the region within the limit. They also use the provision for of account code, जिला परिषद पंचायत समिति अकाउंट कोड, और अपना जो पीडब्ल्यूडी का जो है वो अकाउंट कोड के मैनुअल के है, उसमें भी उसमें जो वैरायंसेस है उसके लिमिट में ही वो रहते हैं, लेकिन वो थोड़ा जरा मैनिपुलेटिव लगता है, तो ऑडिट में उसको ऑब्जेक्शन लेने के लिए अगर हायर अथॉरिटी की परमिशन लेने के है तो फिर वो एक्सेस अगर लिमिट के बाहर होता है तो ही हम ले सकते हैं। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, बराबर है। जैसे 125% के अबव अगर क्वांटिटी है ना, तो ही आपको हायर अथॉरिटी का परमिशन लेना है, अगर नहीं है तो इसलिए मैंने बोला कि वो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने उसको सर्टिफाई करने का है। ठीक है सर, ओके, थैंक यू। क्या धन्यवाद सर। हेलो, हाँ साहब बोलिए। हाँ मी इंगळे बोलतो, सहाय्यक लेखाधिकारी। हाँ बोलिए सर। हाँ सर, आरए बिल किती अलाउड आहे? आरए बिल किती अलाउड आहे? हाँ कितीही, आता समजा मोठे काम असेल 200 कोटीचे काम असेल तर त्याच्यामध्ये 50 आरए बिल पण होऊ शकते। बर, त्याला काय असं मर्यादा नाही का सर? नाही काही मर्यादा नाही। पण काय झालं, ते तुकाराम मुंडे साहेब होते, सोलापूर कलेक्टर होते त्यावेळेला, त्यांनी पीडब्ल्यूडी ला व्हिजिट केली होती, त्यावेळेला त्यांनी आम्हाला ठासून सांगितलं होतं की एकच आरए बिल अलाउड आहे म्हणून, आणि त्या संदर्भामध्ये त्यांनी सीपीडब्ल्यूडीचा एक हवाला दिला होता, त्या प्रोविजन प्रमाणे एकच आरए बिल फक्त अलाउड होऊ शकतं म्हणून। नाही, चुकीचं आहे।
मला एक सांगा साहेब, 100 कोटीची एक काम आहे, ठीक आहे? हा सर. 100 कोटीची कामाला कोण कॉन्ट्रॅक्टर 50 कोटी स्वतःची पैसे घालेल? 2 कोटीची काम करेल, त्याला त्याच्यानंतर पेमेंट तर पाहिजे ना, कसे पुढे काम करणार तो? आणि दुसरी गोष्ट अशी आहे सर, आरे बिल काढताना समजा आता आपलं काम कसं चाललं असतं, एस्टिमेटच्या प्रमाणे काम चालू असतं. करेक्ट. मध्ये काय होतं, एखादं कुठली तरी वस्तू खरेदी केलेली असते आणि ती खरेदी अगोदर दाखवलेली असते आणि ते तेवढ्याच बाबतीमध्ये ते बिल काढतात. ते अलाउड आहे का तसं? काय परत तुमचा प्रश्न हे करा. एक काम आहे, समजा एखादं स्मृती भवन बांधायचं आहे, त्या स्मृती भवन बांधण्यामध्ये एक पुतळा बसवायचा आहे. ठीक आहे. त्या पुतळा बसवायचं, ते अजून कामाची सुरुवातच नाहीये कुठली, त्याला फक्त वर्क ऑर्डर दिलेली आहे ठेकेदाराला आणि 5 लाखाचं ती मूर्ती आणली त्याने, ठेकेदाराने. कुठलंही काम सुरू न करता 5 लाखाची मूर्ती त्याने विकत आणलेली आहे बाहेरच्या ह्याच्याप्रमाणे, बाजारभावाप्रमाणे. तर ते 5 लाखाच्या मूर्तीचं त्यांना बिल आपल्याला फर्स्ट आरे बिल मध्ये अलॉट करता येईल का? तसं करता येईल. करता येईल. ओके सर. दुसरं एक सर, मला शंका अशी आहे, मुदतवाढ देतात, कामाला मुदतवाढ जी दिली जाते, ती दंडनीय द्यायची का विना दंडनीय द्यायची? डिपेंड्स. जर जेन्युइन रिजन असेल तर विदाउट दंड, जर जेन्युइन रिजन नसेल, आता कोविड मध्ये समजा कोणाला मुदतवाढ पाहिजे, तर रिजन तर जेन्युइन आहे, बरोबर आहे? हा, तर जेन्युइन रिजन असेल तर असे देता येईल. नाहीतर मुदतवाढ देताना, मुदतवाढ द्यायची आधी तुम्हाला फाईन ची प्रपोजल करावी लागते. अर्ज केला पाहिजे. हो सर. हा, 15 दिवस नाही, 1 महिना आधी कमीत कमी अर्ज करायला पाहिजे. बर. मिनिमम 1 मंथ. हा सर. जर कामाची मुदत 6 महिन्याची असेल किंवा 1 वर्षाची असेल तर, आता 2 महिने कामाची मुदत आहे तर. हेलो. हाँ सर. हेलो. हाँ सर. हाँ, क्या बोल रहे हैं? हाँ बोलिए ना. हाँ सर. हेलो. हाँ, आवाज आ रही है आपको? हाँ सर. हेलो. बताइए सर. हाँ, मैं बोला कि काम का अगर टाइम पीरियड 6 महीना का है, 1 साल का है, तो उसमें 1 महीना पहले कम से कम एडवांस में ये करना चाहिए, मुदतवाढ के लिए एप्लीकेशन करना चाहिए. लेकिन अगर टाइम पीरियड ही 2 महीने का है तो उसमें 1 महीना पहले किधर करेगा, उसमें फिर 15 दिन चलता है. ठीक है सर. हाँ सर, ऐसा ही एक है, लेकिन ये जो मुदतवाढ दी जाती है, मुदतवाढ देने के बाद जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, डिप्टी इंजीनियर, जो सेक्शन इंजीनियर, इनका जो ऑब्जर्वेशन इनका जो पीरियड बढ़ जाता है और इनका पीरियड बढ़ जाने से जो सुपरविजन चार्जेस ये अपना इनका पे एंड अलाउंस से बढ़ता है, इसका रिकवरी कैसा होगा? इनका कौन सा चार्जेस बढ़ता है? लेकिन मुदतवाढ बढ़ने से जो ऑब्जर्वेशन करते हैं, ये जो लोग विजिट करते हैं, सेक्शन इंजीनियर विजिट करते हैं, डिप्टी इंजीनियर विजिट करते हैं, ये अपना गवर्नमेंट की तरफ से ये बढ़ जाता है ना सर, ये इनकी विजिट बढ़ जाती है, इसके लिए ये गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर बढ़ जाता है. हाँ, जो काम 6 महीने में होना चाहिए. बिकॉज समझ गया. देखिए, एक्चुअली इसलिए मैंने पहले ही क्या बोला कि टाइम इज द एसेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है, कोई भी काम समय से पूरा होना चाहिए, ये पहला नीड है. अगर समय से नहीं पूरा होता है तो कॉन्ट्रैक्टर के अगेंस्ट में फाइन होना चाहिए. ठीक है, लेकिन अगर रीजन वैलिड है, जैसे मान लीजिए कि लास्ट ईयर में हेवी रेन हो गया, ओके, हाँ सर, या समझिए कि ये साल में अभी कोविड हो गया, है ना, तो ऐसा अगर जेन्युइन रीजन है तो उस केस में हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं, फिर उसमें मुदतवाढ देना ही एक उपाय है, अगर वैलिड रीजन है तो. हाँ सर. अगर वैलिड रीजन नहीं है, लगता है आपको कि ये कॉन्ट्रैक्टर के पार्ट पे फॉल्ट है, तो उस केस में सब डिवीजन ने पहले से ही फाइन प्रपोज करना चाहिए या जो भी एक्शन है कॉन्ट्रैक्टर के अगेंस्ट में वो लेना चाहिए. हाँ सर. ये ऑडिट के वक्त क्या होता है सर मालूम है क्या? जब हम एमबी का ये करते हैं सर, एमबी का ऑडिट करते हैं, एमबी और एस्टिमेट का, तो बहुत जगह में हमारा प्रॉब्लम ऐसा होता है कि वो लोग हमसे क्रॉस करते हैं कि आपको यही नहीं है, आपको ये अथॉरिटी नहीं है, ऐसा ये हमको ये ऑडिट में ये लोग क्रॉस करते हैं सर.
ऑथोरिटी अकाउंट के लोग हैं, नहीं, मैं बता रहा हूँ ऑथोरिटी क्या है, मैं आपको बताता हूँ। ऑथोरिटी ये है, हेलो, हाँ सर, हेलो, हाँ सर, हेलो, हाँ आवाज आ रही है आपको? हाँ सर। ऑथोरिटी देखिए हमको ये है कि गवर्नमेंट का पैसा हम खर्च कर रहे हैं, एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, बराबर है? तो हाँ गवर्नमेंट का पैसा सही जगह पे सही आदमी को सही अमाउंट में मिले, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है? हाँ सर, इसलिए पेइंग हाँ अथॉरिटी को जो भी पेमेंट करता है उसको फुल पावर है। ऐसा कोई बोल ही नहीं सकता कि हमको ये अथॉरिटी नहीं है, ये बोलना गलत है। हाँ सर, हेलो, हाँ सर, ओके सर, थैंक यू सर। हाँ, ये बोलना गलत है और अपने को पूरा अथॉरिटी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके सर, ओके, हाँ सर, हेलो, हाँ ओके सर, थैंक यू। मला प्रश्न आहे का? ओके, थँक्यू. हो सर, मी राठोड बोलतो नागपूरवरनं. सर क्लॉज 38, तर क्लॉज 38 मध्ये ज्यावेळेस आपण बिल घेतो तर त्याच्यामध्ये 25% पर्यंत आपण CSR रेटने घेऊन टाकतो आणि त्याच्यानंतर 25%च्या अबाव जे आहे किंवा 5,000च्या पेक्षा जास्त जे आहे त्याच्यामध्ये जी आपण क्लॉज 38 मध्ये येणारी अमाऊंट आहे त्याला जो रेट लावणार, सपोज इयर निघून गेलाय CSRचं आणि पुढील वर्षात गेला आहे, तर त्याच्यामध्ये अबाव बिलो जो बी असेल तर त्या 38 अगेन्स्ट जी अमाऊंट आलेली आहे ती आपली इव्हॅल्युएटेड रेटने घ्यायची की आपण जे त्यांना EOC केलेला आहे त्याच्या रेटने घ्यायची? नाही, मला समजलं नाही. म्हणजे तुम्ही काय म्हटलं की CSR ची अजून नवीन वर्षाची CSR आलं नाही असं म्हणता का? नाही सर, माझं म्हणणं असं आहे की जे CSR आहे त्याच्यानुसार आपण फ्लोट करतो टेंडर आणि अभी ऐसे अपन पढ़ते हैं, एक 18-19 का हमारा टेंडर है, करेक्ट? यस, 18-19 का टेंडर है। DSR पे, हाँ DSR पे अपन ने वर्क उसको दे दिया, सपोज 5% अबव। ओके, चलिए। उसके बाद वो टेंडर 5% अबव उस रेट से हुआ है जो CSR 18-19 का है। तो वो टेंडर अवार्ड करते करते दूसरे साल का ये आ गया CSR 19-2000 अपना 19-20 का 2020। तो जुलाई से लागू हो जाता है अपना CSR। तो इन बिटवीन 19-20 के इससे उसका इवेल्युएटेड करके वो बिलो 1% गया, कम आ जाता है, करेक्ट? हाँ, बिलो 1% जाने के बाद ये जो क्लास 38 के अंदर जो उसमें ये होते हैं क्वांटिटीज, तो उसको बिलो 1% से पेमेंट करना है या 5% अबव से करना है? 5% अबव से करना है। नहीं, आपने ईयर चेंज हो गया। आपने देखिए जब भी वर्क ऑर्डर, हाँ समझ गया मैं, तो ईयर चेंज हो गया है तो आपका ओरिजिनल टेंडर एक्सेप्ट कहाँ किया है? 5% अबव पर किया है, बराबर है? हेलो, हाँ, यस, बिल्कुल। इसमें दो सर आवाज नहीं आ रही। मैं बताता हूँ आपको। अगर 19-20 के वर्क ऑर्डर, 19-20 के CS अभी आ रही है? हेलो, हेलो, -1% आ रही है 19-20 में। हाँ, अभी 19-20 के वर्क ऑर्डर से अगर सारे आइटम्स को कंपेयर किया होगा, ठीक है? हाँ, हाँ। अगर सारे आइटम को कंपेयर किया होगा तो 19-20 आप दे सकते हैं। नहीं सर, एक्चुअली जो अपना सारे आइटम्स को नहीं कम किया होगा। हेलो, हाँ सर। अगर सारे आइटम को कंपेयर किया होगा, ठीक है, तो 19-20 के रेट से आप दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो क्लास 38 और उसके पहले जो 25% है दोनों ही इवैल्यूएटेड कॉस्ट? यस 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 यस। थैंक यू सर। हेलो, हाँ धन्यवाद राठोड साहेब। प्रश्न आहेत का कुणाचे? पराशेरे जी, जाटण साहेब, जाटण साहेबांचा प्रश्न आहे का सर? बोला सर। हॅलो, माझा आवाज येतोय? हो येतोय सर। हा, ब्रजेश कुमार साहेबांचं मी या मंचावर
स्वागत करतो. खरं सुरुवातीलाच करायला पाहिजे होतं, पण मी ते मुद्दाम डिस्कस केलं नाही तुमचं लेक्चर. ब्रजेश कुमार सर, मी ज्या संघटनेच्या मंचावर हे सगळं अरेंज होत आहे त्या संघटनेचा मी महाराष्ट्र राज्याचा अध्यक्ष आहे. माझं नाव आहे शिवाजी शिलार. तर मी तुमचं हॅलो, आता आवाज येतो का बरोबर? बोला बोला. येस येतो येतो. सर, जी तुम्ही आताची माहिती दिली त्याच्याबद्दल मला बोलायचं आहे की आता जे काही त्यांनी विचारलं की एक्सटेन्शन घेताना त्यांना फाईन चार्ज करायचं का, तर त्याच्यामध्ये टेंडर मध्ये ती कंडिशन असली पाहिजे तरच आपण फाईन चार्ज करू शकतो. इज इट करेक्ट? कसं आहे, हे प्रत्येक टेंडरला कंडिशन आहेच. असे एक टेंडर नाही आहे जिथे हे कंडिशन नाही आहे. ते इम्पॉर्टंट कंडिशन आहे रिगार्डिंग द प्रोग्रेस ऑफ वर्क. ओके, जर प्रोग्रेस ऑफ वर्क बरोबर नसेल तर त्याच्यासाठी हे कंडिशन प्रत्येक टेंडर मध्ये आहे. हॅलो. ओके सर, थँक्यू. आणखी एक क्वेश्चन की आताच थोड्या वेळापूर्वी 18-19चा CSR असेल आणि आता आपण 19-20 मध्ये किंवा 20-21 मध्ये आहोत. करेक्ट. तर त्याचे जे चेंज इन रेट आहे ते ऍप्लिकेबल होईल की नाही असा त्यांचा प्रश्न होता असं मला वाटतं. बरोबर आहे. पण समजा 18-19चं टेंडर आपण पास केलेलं आहे आणि त्याची मुदत जर 2 वर्षाची असेल, म्हणजेच काय आहे, नेक्स्ट 2 वर्षासाठी त्यांनी हे रेट त्याने मान्य केलेले आहे. त्यामुळे नेक्स्ट जरी नवीन रेट आला तरी आपल्याला त्याला देता येणार नाही असं माझं म्हणणं आहे. त्यांची प्रश्न वेगळे होते साहेब, बरं का. त्यांची प्रश्न वेगळे होता. त्यांची प्रश्न काय होता की समजा 18-19 ची DSR वरती आपण एक टेंडर केले, ठीक आहे. हॅलो. आणि ते टेंडर 5% एबव रेटने कॉन्ट्रॅक्टरने कोट केला. ओके. हॅलो हॅलो हॅलो. हा बोला सर, आवाज येतोय. आवाज येतोय ना? हा येतोय. पण काय झाला की वर्क ऑर्डर द्यायची आधी 19-20 ची टेंडर DSR आला. मला आवाज येतोय तुमचा. वर्क ऑर्डर द्यायची आधी 19-20 ची DSR आला, ठीक आहे. तर त्या DSR चे बेस वरती जे 5% एबव होता ते -1% आला. ओके. वर्क ऑर्डर द्यायची आधी. तर ते आपण देऊ शकतो का, किंवा दिले आपण, समजा दिले तर क्लॉज 38 वगैरे येईल, ते कुठला रेट वरती एक्सेप्ट करता येणार. त्यांची प्रश्न वेगळे होता. तुमचं जे म्हणणं आहे ते वेगळे आहे की 18-19 तुमचे म्हणणं असे आहे की 18-19 ची DSR वरती आपण एक वर्क ऑर्डर दिले आणि कामाची मुदत 2 वर्षाची आहे, तर ते कंटिन्यू राहणार का? तर बरोबर, ते कंटिन्यू राहणार. पण आपण वर्क ऑर्डर द्यायची आधी 2ऱ्या वर्षाची DSR आला तर ते DSR ने आपण कम्पेअर करून वर्क ऑर्डर करतो. ओके. कंपॅरिझन, रेट कंपॅरिझन. रेट कंपॅरिझन आहे. हे दोन्ही वेगळे इश्यू आहेत. बरोबर. ओके. आणखी दुसरं म्हणजे असं काहीतरी होतं, आपण 18-19ला टेंडर काढला, इन द मीन टाइम वर्क ऑर्डर द्यायला डिले होतो किंवा आणखी काही प्रॉब्लेम्स येतात आणि वर्क डिले होतं. मग त्याच्यामध्ये रेट एस्कलेशन येतं. तर रेट एस्कलेशन आपण कसं करतो ते मला थोडं सांगितलं तर बरोबर. ते कसं आहे, प्राइस एस्केलेशनची कॉन्सेप्ट असे आहे की जेव्हा आपण टेंडर काढतो, ओके, तर प्राइस एस्केलेशनची क्लॉज त्याच्यामध्ये आपण टाकतो टेंडर काढताना, ठीक आहे. आता प्राइस एस्केलेशनची क्लॉज मध्ये कसे आहे, इन जनरल जे PWD इरिगेशनला आहे की डेट ऑफ रिसीट ऑफ टेंडर जे आहे, ओके. आता आपण कसे धरू की एक आपण टेंडर काढलो